देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 if radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively। मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जो रेडियस है, एक का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और वो पूछ रहे हैं कि आप शेडेड रीजन का एरिया बताइए। तो आप देखो कि एक सर्कल तो ये हो गया जो अंदर है, और एक सर्कल ये हो गया जो बाहर है। और इन्होंने बोला कि ये वाला एरिया आपको निकालना है शेडेड एरिया। ये शेडेड एरिया पूछ रहे हैं निकालने के लिए। और यहाँ जो जैसे ये उन्हें सर्कल बना लिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो जो अंदर वाला सर्कल है, अंदर वाले सर्कल का रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और ये जो बीच में एंगल है ये दे रखा है 40 डिग्री। तो मैं कैसे करूंगा, आप ये देखिए ये वाला एंगल दे रखा है 40 डिग्री, और ये जो अंदर वाला रेडियस है ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो बाहर वाला रेडियस है वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब आप ये बताइए कि आप बाहर वाला रेडियस मानते हुए इस सेक्टर का एरिया निकालो, और अंदर वाला रेडियस मानते हुए ये छोटा जो सेक्टर है इसका एरिया निकालो। बाहर वाले सेक्टर में से अंदर वाला सेक्टर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो शेडेड रीजन आ जाएगा। बताओ, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप कहो तो मैं सॉल्व कराता हूँ, नहीं तो खुद कर लेना। हमें क्या करना होगा कि बाहर वाला जो सेक्टर है, बाहर वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सटीरियर सेक्टर, एरिया ऑफ एक्सटीरियर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इंटीरियर सेक्टर। बाहर वाले सेक्टर में से अंदर वाले सेक्टर का एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सेक्टर का एरिया क्या होता है, सिंपल, आपको क्या करना है, थीटा अपॉन 360 करना है, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। तो सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे, शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा 40 अपॉन 360, 40 अपॉन 360, और जो एक्सटीरियर सेक्टर बन रहा है मतलब यहां से लेकर और यहां तक वाला, ये कितना है, पाई इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 40 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अंदर वाले का रेडियस कितना है 7, पाई इंटू 7 का स्क्वायर कर लोगे। यस सर। बताइए, कर लेंगे, छोड़ दो इसको आगे। अरे मेरा माइक काम नहीं कर रहा है क्या, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, या आपको सुनाई नहीं दे रहा, कुछ तो बताओ। यस सर। कर लेंगे। यस सर। कर लोगे, हाँ या ना तो बोलो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग बैठे हुए या सो रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 इफ ABCD is a square of side 14 cm and APD and BPC are semicircles। अब इसकी सिर्फ फिगर बनाऊंगा और समझ में आप लोगों को आ ही जाएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए ये एक स्क्वायर दे रखा है, ये एक स्क्वायर दे रखा है, और स्क्वायर की साइड दे रखी है कितनी, तो स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी स्क्वायर की साइड को मानते हुए, इधर वाली साइड को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही इस वाली साइड को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया, दो सेमी सर्कल हो गए, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि जो शेडेड रीजन है वो बताइए, शेडेड रीजन कौन सा है ये, ठीक है। अब आप ये देखिएगा
कि जब डायमीटर क्या है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, तो ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा। और 14 का मतलब बेटा इसका रेडियस कितना हो गया, इसका हाफ। सर नमस्ते। नमस्ते। ये 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिएगा कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, इधर भी एक सेमी सर्कल, इधर भी एक सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया, वन कंप्लीट सर्कल। तो एक 7 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल का एरिया आप निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 7 का स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो। तो स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्कल यानी कि स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये और ये शेडेड रीजन आ जाए। छोड़ रहा हूं इसको भी करना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक फिगर दे रखी है, find the area of the shaded region in figure 12.22 where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। अब देखिएगा सर 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 मुझे थर्ड वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार बता दो। थर्ड वाला दोबारा देखिए। हेलो सर। हाँ जी बताओ। ठीक है सर, ठीक है। क्या थर्ड वाला बताइए बताइए। थर्ड वाला बताना है नहीं बताना, ये बताओ। बताना है सर, बताना है। ये मेरे पास हो गया एक स्क्वायर, पूरा का पूरा स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी है 14, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर। और यहाँ पर एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर यही है 14 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आप एक सेमी सर्कल का एरिया निकालो और दूसरे सेमी सर्कल का एरिया निकालो। भाई दोनों सेमी सर्कल एक जैसे ही हैं, तो जब एक दो सेमी सर्कल्स का मतलब क्या हो गया, एक सर्कल, तो आप स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वाला और ये वाला एरिया बचेगा, शेडेड रीजन। समझ गए? बताइए समझ में आ गया? यस सर, आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर एक सर्कल बन रहा है ऐसे, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बढ़ गया। और ये जो इक्विलेटर, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिएगा पूरा एरिया शेड कर रखा है, वो बोल रहे हैं ये जो ऊपर है ये और ये, इस पूरे का आपको एरिया बताना है, सब कुछ शेड कर रखा है। ये पूरा ऊपर का शेड कर रखा है और इसी तरीके से ये नीचे का भी पूरा शेड कर रखा है। तो आप ये देखिएगा जब ये ट्रायंगल जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री। ठीक, तो जब मुझे पूरा शेडेड एरिया निकालना है, पूरा शेडेड एरिया मतलब ये भी पूरा ट्रायंगल, पूरा निकालना है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा इसमें इसमें जब मैं शेडेड एरिया निकालूंगा तो हम क्या करेंगे, हम जैसे इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उन्होंने बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल रूल्स साइड इज 12 सेंटीमीटर। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड की लेंथ है ना वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो ये मेरे को दे रखा है, तो मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं। और दूसरा दूसरा ये जो सेक्टर है, आप ये देखिए कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो जो एंगल बचा वो कितना है 300 डिग्री। सर 300 डिग्री। बिल्कुल सही, कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो जो एंगल बचा वो एंगल हो गया 300 डिग्री।
ये वाला एंगल हो गया 300 डिग्री। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के और फिर 300 डिग्री एंगल मानकर ये जो पूरा सेक्टर है, मतलब सर्कल का एक टुकड़ा है, उसका एरिया निकाल दो और दोनों को ऐड कर दो। बताओ, कर सकते हो? हाँ जी सर। समझ में आ गया? रास्ता क्लियर है? सर Yes, sir. सर यस ठीक है। सर हर्षित बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो अब आप देखिएगा, मैं ये बोलूंगा कि एक तो ये सर्कल का एरिया और एक ये सेक्टर का एरिया विद एंगल 300 डिग्री। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of equilateral triangle plus area of sector with angle 300 डिग्री। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। √3/4 साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल 300 डिग्री। सेक्टर का एरिया कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। √3/4 साइड कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 0 से 0 कट गया, 6 5 जा 36, 6 6 जा 36, 5/6 मल्टीप्लाइड बाई। और इस क्वेश्चन में इन्होंने पाई की वैल्यू कुछ लेने के लिए नहीं बोला, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। ये हो गया 22/7 और रेडियस कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। फिगर में ही दे रखा है रेडियस के 6 सेंटीमीटर है। तो √3/4 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 12, तो ये हो गया प्लस 5/6 है, तो एक 6 कट गया और 6 5 जा 30, 22 मल्टीप्लाइड बाई 30 अपॉन 7, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ये एंगल 300 कहाँ से आया? ये एंगल 300 ऐसे आया बेटा कि जैसे ये नीचे ट्रायंगल दे रखा है, तो ट्रायंगल होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो जब ये वाला 60 डिग्री हो गया, तो एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है, पूरा बड़ा जो एंगल बनता है, वो होता है 360 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 300 डिग्री। तभी तो टोटल 360 बनेगा। Yes, sir. ठीक है, तो मैं इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया ना निकाल के, क्योंकि ये एरिया तो निकल गया है, इस ट्रायंगल में ही निकल गया, मुझे निकालना है ऊपर वाले सेक्टर का एरिया। तो ऊपर वाला एंगल बचेगा बेटा 300 डिग्री। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, अब देखिएगा, ये हो गया 12 3 जा 36 और ये है √3, तो 36 √3 प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो 0 तो अपनी जगह आ गया, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, 660/7 डिवाइड करिए 660 को 7 से, तो 7 8 जा, नो सॉरी 7 9 जा 63, 66 माइनस 63 कितना हो जाएगा? 3 30 हो गया, 7 4 जा 28, 20 हो गया, 20 हो गया, तो 7 2 जा 14, 20 माइनस 14 6 60 हो गया, 7 8 जा 56, 94.28 और √3 को आप बोल दीजिए 1.732 प्लस 94.28 मल्टीप्लाई करिए, √3 की वैल्यू होती है 1.732। थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई 1.732, 6 2 जा 12, 6 3 जा 6 2 जा 12, 1 कैरी आ गया, 6 3 जा 18 और 1 19, अगेन 1 कैरी आ गया, 6 7 जा 42 और 1 43, 4 कैरी आ गया, 6 1 जा 6 और 4 10,
3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, 2 कैरी आ गया, 3 1 3 और 2 5, 2 9 plus 6 15, 9 3 12 और 1 13, 1 कैरी आ गया, 1 plus 1 2, 1 plus 5 6। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? टोटल 3 डिजिट, तो इधर से 3 काउंट करो, 62.352, 62.352, अप्रोक्सीमेटली 62.35 बोल दीजिए, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, ऐड करो 5 plus 8 13, 1 कैरी, 3 plus 2 5 और 1 6, 2 plus 4 6 और 6 और 9 50, 156.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे आंसर चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 12.3, क्वेश्चन नंबर 4। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। कोई बात नहीं, हाँ जी सर, सही है। इन्होंने फ्रैक्शन में दे रखा है 660/7 plus 36√3। हाँ जी सर। हमारा भी यही आया था। ठीक है, अब हमने सॉल्व कर दिया, उन्होंने एज इट इज छोड़ दिया। बताइए जी, क्लियर है थोड़ा बहुत? वन भी ये सब पूरा नहीं आया बट थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है। अभी ये शुरुआत का नहीं पढ़ा ना तुमने, मैं बता दूंगा, आ जाएगा समझ में। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure 12.23. Find the area of the remaining portion of the square. पहले फिगर बनाते हैं। देखिए जी, एक स्क्वायर है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक स्क्वायर है इधर, और स्क्वायर का जो कॉर्नर्स है ना, स्क्वायर के कॉर्नर्स में से एक एक सर्कल का एक एक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब क्वार्टर सर्कल, वो काट काट कर निकाला गया बाहर। कैसे? फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, और क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। तो आप देखो कि यहाँ से एक क्वाड्रेंट, सर्कल का एक क्वाड्रेंट काट के बाहर निकाल दिया गया ऐसे। इसका रेडियस होता है कितना लगता है? 1 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री के अंदर होता है। ऐसे ही एक क्वाड्रेंट यहाँ से काट के बाहर निकाला, एक क्वाड्रेंट यहाँ से निकाला, रेडियस सबका सेम 1 सेंटीमीटर के 4 क्वाड्रेंट्स निकाल दिए। तो ये तो आप में से सभी बच्चे जानते होंगे कि अगर 4 क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स मतलब क्वार्टर सर्कल, 4 क्वार्टर सर्कल को अगर जोड़ दिया जाए तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4, ये 4 क्वार्टर सर्कल है, क्वाड्रेंट्स है, मतलब एक कंप्लीट सर्कल निकाल लिया गया। इस स्क्वायर में से 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक कंप्लीट सर्कल काट के बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। दूसरा, इस स्क्वायर में से बीचों बीच में से एक 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल भी काट के बाहर निकाल दिया। बीच में से एक सर्कल और काट के बाहर निकाला जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो शेडेड रीजन बेटा ये वाला है। ये निकालना है। तो देखिएगा
ये वाला हम किस तरह से निकालेंगे, ये पूरा हमारे पास स्क्वायर है और इस स्क्वायर में से एरिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, दो सर्कल निकाले जा रहे हैं बाहर, ये बात तो सबको समझ में आ गई ना बेटा। एक सर्कल तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर का, इसको बीच में से काट के बाहर निकाल लिया, और 1 2 3 4 ये 4 क्वार्टर सर्कल हो गए 1 सेंटीमीटर रेडियस के, 4 क्वार्टर सर्कल का मतलब एक सर्कल पूरा कंप्लीट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में से इस सर्कल का एरिया माइनस कर दो और 1 सेंटीमीटर वाले एक सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल विद 1 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये सब्ट्रैक्ट करना है, और माइनस एरिया ऑफ सेंट्रल सर्कल, जो बीच में सर्कल है, सेंट्रल सर्कल विद 2 सेंटीमीटर रेडियस। बताइए जी, छोड़ दूं, कर लोगे? हाँ जी सर। यस सर। इसके आगे कर लोगे? Yes, sir. हर्षित, हर्षित बताओ। यस सर। हाँ, यस सर। कर लोगे ना, छोड़ दूं? हाँ जी सर। ठीक है, लक्ष्य समझ में आ गया? यस सर। बताओ शौक है? यस सर आ गया। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं छोड़ रहा हूँ, इतना आपको हिंट दे दिया, इसके बाद आगे आप कंप्लीट करिएगा। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. ठीक है, find the area of the design. In a circular table cover of radius 32 centimeter. इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ा है इन्होंने बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ा है, तो उसकी साइड नहीं पता मेरे को, साइड की लेंथ कैसे निकालूंगा बताओगे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर मेरे स्कूल में तो ये वाला क्वेश्चन कराया नहीं था, बिकॉज ये शायद सिलेबस में नहीं है। कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, जरा सा दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा। सर यहाँ पे हमें सर्कल का जो रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर दे रखा है, और सर फिगर में जो है हमारी जो बेस की लेंथ है वो प्रॉपर सर्कल में फिट हो रही है, तो सर 32 + 32 मेरे हिसाब से बेस की लेंथ हो जानी चाहिए। अभी बताता हूँ, रुको 1 मिनट, अभी बताता हूँ। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, और अब इस सर्कल में इन a circular table cover of radius 32 सेंटीमीटर, ये सेंटर है, इसको बोल दो ए बी सी, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर एक डिजाइन बना हुआ है, उस डिजाइन का आपको एरिया बताना है। वो डिजाइन कहाँ पर बना हुआ है? इधर है, यहाँ पर बना हुआ है डिजाइन, ऐसे ऐसे।
हाँ जी, ये फिगर बना रखी है। अब इसमें जो ये डिजाइन बना रखा है, अब आप ये समझिए कि वो पूछ रहे हैं कि इस डिजाइन का आपको एरिया बताना है। इस डिजाइन का एरिया कैसे निकलेगा? इसमें ऐसा है कि इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, यहाँ पर बता रखा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ पता चल जाए, एरिया बड़े आराम से निकाल लेंगे आप। देखो, ये सेंटर हो गया O, तो जब इसका रेडियस दे रखा है कितना, 32 सेंटीमीटर, तो ये वाली लेंथ होगी बेटा 32, ये वाली लेंथ भी होगी 32, ठीक है। और उसके अलावा ये वाला एंगल 60 डिग्री है। मुझे ये बता दो कि ये वाला एंगल कितना होगा फिर? सर ये भी 60 होगा, कोई प्रॉपर्टी थी सर ये सर्कल में। सोचकर बताइए, बाकी कोई बच्चा बता सकता है ये वाला एंगल कितना होगा? सर 120। 120 डिग्री होगा, बिल्कुल सही। क्या होता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल इन द सेम सेगमेंट। याद है ये आपको थ्योरम याद है? ये आपने 9th क्लास में करी होगी। यस सर। Angle subtended at the center is double the angle subtended by it at any other point on the remaining portion of the same segment of the circle. तो ये हमारा अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। और इससे 1 मिनट वेट करिए बेटा। हाँ जी, अब देखिएगा कि सब बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये बता दो कि ये बीच वाला एंगल 120 डिग्री होगा, ये बता दीजिए। यस सर, क्लियर है। पार्थ मेहता, पार्थ अग्रवाल, आप बताओ, याद आ गई प्रॉपर्टी? याद आ गई सर्कल की? 9th में करा था। यस सर। यहाँ इस एंगल को हम बोल देंगे कितना, 120 डिग्री। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। और रीजन में लिखिएगा एंगल subtended by a chord at the center of a circle is double the angle subtended by it at any other point on the same segment of the circle। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या मैं समझाऊंगा आपको, वो देखिएगा। जब ये वाला एंगल 120 डिग्री हो गया, ये लेंथ 32 हो गई, ये वाली लेंथ 32 हो गई, तो ट्रायंगल BOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियरली, triangle BOC is an isosceles triangle।
isosceles triangle with vertical angle 120 डिग्री। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अगर हम वर्टिकल एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, ये सामने वाली जो साइड है यानी कि जो अपोजिट साइड है उसको बाइसेक्ट कर देगा। वैसे भी मुझे मालूम है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक, वो उसको बाइसेक्ट कर देगा परपेंडिकुलर की 90 डिग्री पर। और बेटा ये वाला एंगल हो जाएगा 60, तो ये वाला भी 60। और आप अब इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए डी, इस वाले पॉइंट को डी बोल दीजिए। और अब मैं यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्री का। मेरे को करना क्या है, देखिए सर्कल का एरिया बड़े आराम से निकल जाएगा। मुझे ये जो बीच में ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल की अगर साइड पता होती तो मैं 1 मिनट में निकाल देता एरिया, लेकिन साइड मुझे नहीं पता है तो मुझे साइड निकालनी है। साइड निकलते ही एरिया निकल जाएगा। तो अब साइड कैसे निकलेगी भाई, अगर ये BD की लेंथ भी निकल जाए तो भी बात बन जाएगी। तो BD की लेंथ कैसे निकलेगी, इन ट्रायंगल ODB, इन ट्रायंगल ODB 60 डिग्री के सामने वाली साइड ये BD है, ये होगी परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज। तो ये BD बड़े आराम से निकलेगा। आप यहाँ पर sin 60 कैलकुलेट करेंगे। सक्षम समझ में ना आ रहा हो तो बता देना। इन ट्रायंगल ODB, इन ट्रायंगल ODB ये हो गया इतना 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BD अपॉन OB। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन OB। और बेटा sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू BD, मुझे नहीं पता, वही तो मुझे कैलकुलेट करना है। और OB कितना है, रेडियस कितना है 32, 2 16 32, यहाँ पर क्या बचा 1 BD into 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 into √3, 16 √3। तो BD की वैल्यू आ गई 16 √3 सेंटीमीटर। देयरफॉर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल BC, BC कितना है, ये जो BD आ गया, BD का डबल ही तो होगा BC, तो BD का डबल कर दीजिए, मतलब 2 into twice of BD, twice of BD, तो 2 into 16 √3, तो 2 16 are 32, 32 √3 सेंटीमीटर, 32 √3 सेंटीमीटर, ये हो गया BC। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास BC की वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है इसमें कि एरिया निकालेंगे सर्कल का और उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, बताइए बेटा यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, भव्या क्लियर है? लक्ष्य बताओ, लक्ष्य राजपूत, लक्ष्य शर्मा, दोनों बताओ क्लियर है? यस सर, आ गया। यस सर, क्लियर है। ठीक है, देवशी, दिवस, आप दोनों बताइए। Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, इसके बाद अब देखिएगा नेक्स्ट मुझे इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ द डिजाइन, डिजाइन का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर
इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ बोला है इन्होंने पाई की वैल्यू 3.14, कुछ भी नहीं बोला। तो जब पाई के बारे में कुछ भी नहीं बोलते क्वेश्चन में, तो हम पाई की वैल्यू 22/7 ही लेते हैं। तो पाई की वैल्यू लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना दे रखा है 32 का स्क्वायर माइनस √3/4 और साइड मैंने कितना निकाला 32√3 का होल स्क्वायर। और अब आप देखो कि ये मेरे पास हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 32 का स्क्वायर माइनस √3/4 मल्टीप्लाइड बाई 32 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। ये मैंने ऐसा क्यों करा? आप देखो बेटा, एक टर्म तो मेरे पास ये है और एक टर्म ये है। देखो इस टर्म में भी 32 का स्क्वायर है और इस टर्म में भी 32 का स्क्वायर है, तो 32 का स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है और कॉमन लेकर फिर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए ये मेरे पास हो जाएगा एरिया ऑफ द डिजाइन। आपने यहाँ से 32 का स्क्वायर ले लिया कॉमन और ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा 22/7 माइनस √3/4 मल्टीप्लाइड बाई √3 का स्क्वायर होता है 3 हो गया। यहाँ आप अगर एलसीएम लेंगे, ये हो गया 32 का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 7 और 4 का एलसीएम आएगा बेटा 28। 7 4 का 28, 4 इंटू 22 कितना हो गया 88 माइनस 4 7 का 28 और 7 3 का 21 √3 इतना आएगा। अब एक काम करते हैं कि हम हर एक क्वेश्चन में मेहनत करके सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि ये पूरा आंसर निकालते ही नहीं है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका क्या है। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 मैं एक बार चेक करता हूँ। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यही कर रखा है इन्होंने इसको पूरा सॉल्व करा ही नहीं है। ठीक, तो हमें भी जरूरत नहीं है पूरा सॉल्व करने की। क्या करा है इन्होंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब अगर देखा जाए तो हमने कर दिया इसको सॉल्व सफिशिएंट है इतना। बताइए समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? यस सर। आगे अगर चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लेना। फिर 32 का स्क्वायर है उसको मैं 28 से थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकूं, थोड़ा बहुत डिवाइड करके निकाल सकूं आंसर, तो वो कर लेना। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको? और एक चीज आपको और बताऊंगा कि कुछ टॉपिक्स तो देखिए बहुत ज्यादा क्लियर है, ये सिलेबस में से हट चुके हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन था कि सॉल्विंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक वो वाला मेथड तो पूरी तरह से हट चुका है, वो करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से, वो भी हट चुका है, वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ये वाला है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ हो गए, तो इसमें क्या है कि इसमें आप ना कंप्लेन नहीं कर सकते किसी को। बाई चांस वो आपसे कहने लगे आ जाए ये वाला क्वेश्चन और आप मान लीजिए बोर्ड में ही आ जाए ये वाला क्वेश्चन, तो आप फिर किसको जाकर कंप्लेन करोगे, है ना? फिर रिजल्ट का वेट करोगे, रिजल्ट आने के बाद में फिर स्क्रूटनी का वेट करोगे। तो इट्स बेटर कि छोटा सा ही तो टॉपिक है, कर लो साथ में। तो जितना जितना मैं आपको कराता जा रहा हूँ ना, उसमें कोई चीज छोड़ना मत आप। जैसे ये वाला चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये पूरा ही चैप्टर करो, उसमें कुछ मत छोड़ो, ठीक है ना? ऐसे ही मैं जो अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें से मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर है ना, एपी वाले चैप्टर में हमने सम वाले क्वेश्चंस कर लिए थे और सम के अलावा जो सम की एप्लीकेशंस वाले थे वो हमने नहीं करे थे। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दिया। लेकिन एपी में पुराना रिकॉर्ड ये रहा है, 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में एपी के ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑप्शनल का कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है ना? आपको याद भी होगा मैंने करवाए थे, अगर नहीं करवाए थे या आपको दोबारा समझने हो तो बता देना, करवा दूंगा दोबारा, ठीक है? तो कई चीजें ऐसी हैं उनको आप करके चलिए, छोड़ना मत बिल्कुल भी,
इफ यू आर रियली टारगेटिंग फॉर वेरी गुड मार्क्स तो सब कुछ करके चलो। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है इन फिगर 12.25 स्क्वायर जो ऑफ वो एप्लीकेशन वाले समय वो तो कट गए हैं शायद, हाँ वो हट गया है, वो हट गया है। वर्ड प्रॉब्लम्स उसमें से। हाँ जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स जो मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो हट गई हैं। लेकिन फिर भी मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि आप लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज जरूर करना एपी की। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। हम बोर्ड का एग्जाम मान लीजिए हम फेस कर रहे हैं, फिर हम वहां पर इन्विजिलेटर से बोले, वो इन्विजिलेटर बोलेगा कि कुछ करेक्शन आएगा तो तब मैं आपको बताऊंगा। पूरे 3 घंटे करेक्शन का वेट करने में निकल जाते हैं, कुछ होता नहीं है, तो आपके पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है। तो इसलिए छोड़िएगा मत कुछ भी। Excuse me, sir. हाँ जी। और सर लेकिन ऑप्शनल एक्सरसाइज के नीचे लिखा होता है दिस इज नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वो उस पर लिखा हुआ है बेटा, लेकिन अभी तो जैसे कोरोना वाला टाइम चल रहा है, तो उससे पहले जो था उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। लेकिन आप पिछले साल के एग्जाम पेपर्स उठाकर देखो, वो जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो लेडर वाला, रंग्स वाला, वो जितने भी क्वेश्चंस है वो सब आ चुके हैं पेपर में एक बार, और वो लिख देते हैं कि नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसी ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स में मैं जिद नहीं कर रहा आपसे, क्योंकि ट्रायंगल्स में नहीं देते वो ऐसे क्वेश्चन। लेकिन एपी में पता नहीं उनको क्या मतलब खास वो है कि एपी में बड़े टफ टफ क्वेश्चंस बनाकर देते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। ओके सर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और इससे पहले बस 1 मिनट वेट कर लीजिए, मैं पानी पी लूँ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी बताइए। सर एक केमिस्ट्री का डाउट है। बताओ। सर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक रिएक्शन क्या होते हैं? आइसोथर्मल रिएक्शन वो होते हैं जिन जिन रिएक्शंस में जो हमारा टेम्परेचर है ना, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने बात करी कैल्शियम ऑक्साइड की, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर अगर हम करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप मतलब जाने तो जैसे पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर होता है जिसको चूना बोलते हैं हिंदी में। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड की एक बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिलाओ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये बड़ी अजीब प्रॉपर्टी है कि जैसे ही इसमें पानी मिलाते हैं तो वो गर्म होने लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है उसका सॉल्यूशन उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये वाला रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज प्रोड्यूस्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आइसोथर्मल रिएक्शन वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कि जब रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट्स जो थे, अगर मान लीजिए वो दोनों भी 20 डिग्री सेल्सियस पर थे, और जो प्रोडक्ट बना, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो ये हमारा ये तो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर मान लो कि रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर 20 या 30 डिग्री सेल्सियस था, और जो प्रोडक्ट बना उसका टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस था, इसका मतलब क्या है कि योर टेम्परेचर रिमेन्ड कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल रिएक्शन।
बताइए, और कुछ पूछना था? ये सर, और आइडियाबैटिक रिएक्शन दोबारा दोबारा बताओ कौन सा? सर, ADI। एडियाबैटिक रिएक्शन, एडियाबैटिक रिएक्शन, ठीक है। ये पढ़ा कौन रहा है? तो 11th में है। सर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था किसी ने। चलिए ठीक है। आइसोथर्मल होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोटोनिक होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, कि प्रेशर सेम रहेगा रिएक्शन से पहले भी रिएक्शन के बाद भी। ये हाँ, ये अगर अगर आप क्लास 11th में जब जाएंगे, क्लास 11th में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस वाली साइड लेते हैं तो उसमें बड़ी अजीब सी चीज है कि ये वाला टॉपिक जो है फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, और फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स है एक अलग। क्या है कि जैसे अभी आप साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो साइंस में आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिर उसके बाद जब आप 11th क्लास में 12th क्लास में पहुंचेंगे तो वहाँ केमिस्ट्री की ब्रांचेस होंगी। जो बच्चे केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस होती हैं, उसमें अलग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स अलग होता है, थर्मोडायनेमिक्स अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है, मैकेनिक्स अलग होता है। तो ये जो ब्रांचेस हैं, ऐसे बायोलॉजी जो बच्चे चूज करते हैं उसमें उनको जूलॉजी अलग पढ़ना होता है, एनाटॉमी अलग पढ़ना होता है, और बॉटनी अलग पढ़ना होता है। तो उनकी ब्रांचेस हो जाती हैं सब्जेक्ट्स की। तो इसी तरीके से फिजिक्स की एक ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें पढ़ाया जाता है, और वो भी क्लास 11th में है। तो अगर कोई क्लास 10th में आपको ये पेपर में पूछा है या आपसे पूछ रहा है तो ये आपके सिलेबस की चीज नहीं है, समझ गए? ओके सर। चलिए, फिर भी अगर पूछे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक रिएक्शन ये होता है जिसमें प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। ओके सर, थैंक यू। ओके, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप समझ जाएंगे, फिगर देखकर ही क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है इसमें। एक स्क्वायर दे रखा है और उस स्क्वायर के जो 4 वर्टिसेस हैं, उन 4 वर्टिसेस को सेंटर मानते हुए 4 सर्कल बना रखे हैं जो आपस में एक दूसरे से टच है। कैसे? अब समझ जाओ, ये सारे सर्कल आइडेंटिकल हैं, वो टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं थोड़े मेरे से। ये तो कुछ ज्यादा ही वैसा बन गया टेढ़ा। ठीक है, तो ये 4 सर्कल हैं और ABCD is the square of side 14 centimeter with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. ठीक है ना? Find the area of the shaded region. तो जो फिगर है, फिगर देखकर मुझे ये समझ में आता है कि सिमेट्रिकल होनी चाहिए फिगर। जब फिगर सिमेट्रिकल होनी चाहिए यानी कि चारों जो सर्कल्स हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो अगर स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर दे रखी है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना? 7 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास हो गया, देखिए A, B, C और D। तो 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल का एरिया निकालिए। बल्कि एक काम करो, ये क्या हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। तो जब 90 डिग्री एंगल बनता है वो कहाँ बनता है? वो क्वार्टर सर्कल में बनता है, क्वाड्रेंट में बनता है। तो एक क्वार्टर सर्कल विद रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, एक क्वार्टर सर्कल, 2 क्वार्टर सर्कल, 3 क्वार्टर सर्कल, 4 क्वार्टर सर्कल। तो 7 सेंटीमीटर का क्या बन गया? एक पूरा सर्कल। तो आप स्क्वायर में से एक सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बीच वाला शेडेड एरिया आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है जी। अब देखिएगा इसमें जो ये वाली एक्सरसाइज है ना, इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं और हम कहाँ तक पहुंचे हैं अभी? क्वेश्चन नंबर 7 तक ये बताया है। इसमें भी सारे क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका हिंट देकर छोड़ दिया है, आप करेंगे अपने आप। तो मैं टोटल आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 10 तक फिनिश कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 10 तक
exercise 12.3 क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 10 ये होमवर्क है। इसमें एक या दो क्वेश्चन तो शायद मैंने पूरे पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप करिए। उसके बाद सिर्फ 6 क्वेश्चन रह जाएंगे, तो कल की क्लास में फिर चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सर और आपको पिक्चर करनी है ना? है बेटा, सर आपको पिक्चर सेंड करनी है ना? बिल्कुल आप करके होमवर्क और उसकी फोटो आप मेरे को भेजिएगा। अच्छा, और शाम वाले बैच में मैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वो स्टार्ट करा रहा हूँ आज, ठीक है। तो मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, जो बच्चा करना चाहे वो उस बैच में कर सकता है, नहीं तो इस बैच में भी दोबारा तो बाद में हो गई, ठीक है। चलिए जी, ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही करिए। थैंक यू नमस्ते सर। सर। बाय सर। ओके जी, ओके ओके Thank you, sir. ओके नमस्ते सर। ओके, नमस्ते 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 सर। सर नमस्ते। ओके, सर हाँ जी बोलो। सर मेरा परसों सर मेरा मैथ्स का एग्जाम है। तैयारी है अच्छी? यस सर। ठीक है, कोई डाउट आए तो बता देना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। यस सर। सर कल तक बता दूं? हाँ, कल तक बता दो। यस सर। ठीक है, चलिए बेटा फिर, ओके थैंक यू सर। ओके। भी थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर, पूरा तो नहीं आया बट थोड़ा सा आया। थोड़ा, हाँ, वो शुरुआत वाला पोर्शन मिस्ड है ना, भी नहीं करवाया। चलिए कोई बात नहीं, करवाऊंगा, उसको भी करवाऊंगा, आएगा। ठीक है बेटा, बताइए, कर दूं मीटिंग एंड? हो गया हो तो? यस सर। हर्षिका, नव्या, रुद्रांश बताओ, Yes, sir. कर दूं मीटिंग एंड?